आसिफ जी बुरा क्यों है, ऐसा क्या हो गया? देखिए मैंने स्टूडेंट लाइफ में एक ही टाइम बुरा होता है, वो तभी होता है जब आपको किसी के साथ धोखा मिल जाए। बाकी कभी स्टूडेंट लाइफ में बुरा हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं फैमिली पर और आपकी हर बातों का जिम्मेदार आपका परिवार, आपका टीचर, आपका मास्टर है। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट बस एक बात का जिम्मेदार होता है जो अपने जीवन में वो स्वयं से पालता है, वो है महिला मित्र या पुरुष मित्र, है ना भैया? तो और वो भी बहुत खुशी का पल होता है जब वो साथ रहते हैं, जैसे ही बिछड़ते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। फिर उसमें हमें अपने माँ बाप, अपने गुरुजन, अपने चाचा, भाई, बंधु, गार्जियन कोई याद नहीं आता, सिर्फ उसके सिवा कि उसके अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन, जिसके लिए मैं जीऊं। चलो भैया आ जाओ, अब इतना बहुत है आज के लिए। टॉपिक का नाम क्या लिख सकते हैं? टॉपिक का नाम लिखेंगे अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 खाली खींच दीजिए इधर, नीचे लिखिएगा संपत्ति का अधिकार, नीचे लिखिएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और वर्तमान समय में इसको लिखिएगा निर्सित, वर्तमान समय में इसको लिखिएगा रिपील्ड, निर्षित। निर्षित होने का संशोधन लिखिएगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इतना तो लिखना ही लिखना है। क्लियर है? इतना तो लिखना ही लिखना है। कोई कह रहा धोखा देने वाला मिल जाए तो बीपीएससी टॉप कर जाऊंगा। हाँ ये तो हो सकता है कि धोखा देने वाला कोई मिल जाए तो बीपीएससी टॉपर होंगे, या तो कहीं नाले में पाए जाएंगे, दो ही जगह, बीच में नहीं बचेंगे, ठीक ना? तो आप बीपीएससी केवल पास कर जाइए, बीपीएससी में नौकरी पा जाइए, आपको साथ देने वाला मिल जाएगा, धोखा देने वाला ही क्यों चाहिए। चलो भैया संपत्ति के अधिकार पे बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, अधिकार को मूल अधिकार से, मूल अधिकार से, मूल अधिकार से विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। इसका उल्लेख, इसका उल्लेख, उल्लेख कहां पर है भाई? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 300A, 300A में है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में है, ठीक है भाई? चलिए भाई आगे देखिए भाई, इसे आप 31 का बी भी लिख सकते हैं, 31B भी लिख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया संपत्ति के, संपत्ति के भू संबंधी अधिकार, भू संबंधी अधिकार, अधिकार, अधिकार 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में शामिल है, 9वीं अनुसूची में शामिल है। आगे देखिए, यदि किसी संपत्ति को, यदि किसी संपत्ति को, संपत्ति को सरकार अधिग्रहित करती है, सरकार अधिग्रहित, अधिग्रहित करती है, करती है, तो उसका क्षतिपूर्ति, तो उसका क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, तो उसका क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, दिया जाएगा। कहां पे कहा गया? तो बेला बनर्जी वाद में कहा गया। बेला बनर्जी की एक कंपनी थी छोटी सी, उस कंपनी को सरकार ने क्या कर लिया? अधिग्रहित कर लिया। कहा संपत्ति का अधिकार अब लीगल राइट्स हो गया है, तो अब ये संपत्ति हमारी है और इस पर हम अपनी कंपनी चलाएंगे। बेला बनर्जी ने केस कर दिया कि ठीक है हमारी संपत्ति सरकार को के काम आ रही है, इसके लिए मैं बड़ी खुशनसीब हूं, लेकिन ये तो गलत है, लेकिन ये तो गलत है ना, कि हमें हमारी संपत्ति का मुआवजा ना मिले। तो नहीं, मुआवजा तो नहीं मिलेगा आपको, क्षतिपूर्ति मिलेगी जितनी क्षतिपूर्ति है आपकी। सर इस अनुच्छेद में पैतृक संपत्ति की बात है या खुद से खरीदी संपत्ति की? सभी संपत्ति की, सभी संपत्ति। क्यों पैतृक संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं होगी क्या चंदेला बेटा? अगर पैतृक संपत्ति जिस दिन आपकी होगी उस दिन आप सरकार को दे देंगे क्या? बाकी ये आप जो पढ़ रहे हैं ये संपत्ति का अधिकार पढ़ रहे हैं, ना कि उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इसे उत्तराधिकार से कनेक्ट कर रहे होंगे कि संपत्ति का अधिकार केवल मेरे नाम से होगा या बहनों के भी नाम से होगा, तो उस हिसाब से कनेक्ट ना करिए, बस इसे संपत्ति के नाम से ही कनेक्ट करिएगा, क्योंकि वो उत्तराधिकार की कहानी हो जाएगी फिर। ठीक है भैया? अब यहाँ पे कुछ चीजें और देखिएगा, जैसे कि कुछ संशोधन है, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, द्वारा 9वीं अनुसूची शामिल कर, 9वीं अनुसूची शामिल कर, शामिल कर सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अब इतना कानून आ गया कि भाई किसकी जमीन खरीद सकते हैं, कौन सी जमीन खरीद सकते हैं, कौन सी जमीन अपनी होगी, दुनिया भर का कानून आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीमित कर दिया उसे, मतलब जो दायरा असीमित था कि कब्जा मारो जमीन आपकी हो गई। भाई गांव में जो आबादी की जमीन थी ना, वो आपकी जमीन है नहीं रियल में। अगर आप उसका कागज पत्र खंगालेंगे ना तो एक रियल कागज आपको नहीं मिलेगा, वो आबादी की जमीन है, आपने कब्जा किया हुआ है। आप बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भाई आपके गांव में जमीनों को लेकर रोज लड़ाई है, युद्ध है, एकदम जंग चल रहा है। और वो जो जमीनों को लेकर जंग चल रहा है उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जमीन वास्तव में आपके नंबर की जमीन नहीं है। और अभी आपके खेत पे कोई कब्जा करके दिखाए, तुरंत केस कर देंगे। लेकिन जब गांव वाले जमीन में कोई आपके खेत में, आपके खलियान में कब्जा करता है, तो फिर आप लाठी के दम पे उस जमीन को लेना चाहते हैं। होता है ऐसा, एकदम मतलब व्यवहारिक है ये, रियल।
ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, 1971 के द्वारा मुआवजा शब्द हटाकर क्षतिपूर्ति नाम दिया गया, क्षतिपूर्ति नाम दिया गया। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा मुआवजा शब्द हटाकर क्षतिपूर्ति नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन आज भी लोग मुआवजा ही कहते हैं, आज भी लोग मुआवजा ही कहते हैं, है ना भैया। बाकी 44वां संविधान संशोधन कितना प्रभाव डालता है ये तो आप देख ही रहे हैं। इस संविधान संशोधन का ही देन था कि अनुच्छेद 39 के ख और ग जोड़े गए थे। तो बोला भैया काहे लिए खुश हैं, आज जन्मदिन है आपका, कुछ है या कुछ आपने इच्छा मांगी थी वो पूर्ति हो गई, काहे लिए इतना खुश है? ठीक है भाई, तो ये आपका संपत्ति का अधिकार है, जहां से इतनी बातें आपको जाननी थी। बाकी जानने को तो दिन भर पढ़िए तब भी संपत्ति खत्म नहीं होने वाली। चलिए आते हैं 7वां और आखिरी मौलिक अधिकार पे, वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है भैया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे। आज आपका बर्थडे है, चलिए भाई अगला बर्थडे एयूडीओ की कुर्सी के साथ, है ना, यही मेरा बेस्ट विशेष है आपके लिए, तो हैप्पी बर्थडे है आपका। चलो भैया देखो, एग्जाम डेट पता चलने के बाद कौन खुश होता है? वो तो सोचेगा कि एक आध दिन का टाइम मिलता, एक आध हफ्ते का टाइम दे देते तो क्या चला जाता। तो कोई व्यक्ति एग्जाम देना नहीं चाहता, फॉर्म भरना चाहता है बस। चलो भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेगा अनुच्छेद 32। एक बात बताइए भाई, जब आप बीमार पड़ेंगे किसके पास जाएंगे? जब आप बीमार पड़ेंगे किसके पास जाएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब आप बीमार पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे। जब आपका मूल अधिकार बीमार पड़ जाए तब किसके पास जाएंगे? तो ये बात संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि मूल अधिकार के हनन पर, मूल अधिकार के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकेगा, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकेगा, ठीक है भैया। तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करेगा? तो 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। पहली रीट आपकी क्या कहलाएगी? तो पहली रीट को आप कहेंगे अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा नहीं, इसे ऐसे मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण से शुरू करिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्रम होना जरूरी नहीं है, फिर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस की बात करेंगे। दूसरी रीट जो आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की जगह, वो रीट आती है आपकी परमादेश। परमादेश को हम क्या बोलेंगे? तो परमादेश को हम मैंडामस बोल सकते हैं, तीसरी रीट जिसे हम कहेंगे अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को हम क्यो वारंटो बोलते हैं, उसके बाद आएगा उत्प्रेषण को हम सर्शियरी बोलते हैं। और उसके बाद 5वीं रीट आएगी प्रतिषेध या निषेधाज्ञा, इसे हम बोलते हैं प्रोहिबिशन, आज का दिन बढ़िया नहीं है सर। करने बेटा ऐसा क्या हो गया कि दिन बढ़िया नहीं है? अच्छा, बंदी पति परमेश्वर होगा, उसका अधिकार है। देखिए ट्रिक याद करके फिर इस पे सेट करना पड़ता है, उससे अच्छा सीधे आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण प्रतिषेध याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए जिनका भी जन्मदिन है बस अगली बार एईडीओ की कुर्सी के साथ। सर सुनामी आ गया मतलब बेटा मैं समझा नहीं, ऐसी आप बातें लिखे हुए तो मैं कहां समझ पाऊंगा। चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में है सशरीर उपस्थिति। परमादेश में है हम आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। शायद इसे परमादेश को रीटों का रीट भी कहते हैं क्या? परमादेश को रीटों का रीट कहते हैं क्या? किस रीट को रीटों का पोस्टमार्टम कहा गया है भाई? किस रीट को रीटों का पोस्टमार्टम कहा गया है? किस अधिकार से? उत्प्रेषण का मतलब होता है मगा लेना, और प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना। चलिए उत्प्रेषण रीट को रीटों का पोस्टमार्टम कहा गया है, ठीक है भाई, बढ़िया, जबरदस्त जवाब है आपका। ये देखिए भाई थोड़ा सा इजी करिएगा, ये जो 2 रीट है हमेशा निचली अदालत पर जारी होगा। देखिए अगर हाई कोर्ट जारी करेगा तो भी अपने नीचे वाली अदालत पर जारी करेगा, यदि सुप्रीम कोर्ट भी जारी करेगा तो अपने नीचे वाली अदालत पर, यानी हाई कोर्ट और निचली अदालतों पर जारी करेगा। डन। क्लियर है भाई, ये तो डन है। अब हमें एक एक के बारे में छोटी छोटी बातें एग्जांपल के साथ जाननी पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी ना मैचिंग के लिए दे देगा और एग्जांपल देगा आपको। पहला हेडिंग बनाइएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण।
बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए भैया, पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नहीं करता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा और उसके विरुद्ध स्वयं या रिश्तेदार के द्वारा 5 प्रकार की रिश्तेदार के द्वारा यह रीट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकेगा। यह रीट निजी व्यक्ति या लोक सेवक के विरुद्ध जारी किया जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि आपको गिरफ्तार कौन कर सकता है। तो गिरफ्तार आपको 3 प्रकार के लोग कर सकते हैं। पुलिस सब जानते हैं, मजिस्ट्रेट ये भी लगभग जानते होंगे, लेकिन आम नागरिक भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर है? आम नागरिक भी आपको 6 घंटे के लिए गिरफ्तार कर सकता है। 6 घंटे के भीतर वो आपको पुलिस थाने में सौंप दे। जैसे आप किसी के घर में रात में चोरी करने के लिए घुसे हैं, तो आपको वो पकड़ लेगा, बांध के रखेगा, फिर पुलिस को बुलाकर आपको उनके हवाले कर दे। क्लियर भाई? आगे देखिएगा, अब यहां पर यदि हम बात करेंगे कि ये रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण जो जारी की जाती है, जैसे मान लीजिए पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके कितनी देर भाई 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अगर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आप स्वयं तो जेल में रहेंगे, तो आपके रिश्तेदार क्या करेंगे, उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करवा देंगे जिसने आपको गिरफ्तार किया है। बात समझ में आ गई भैया आप? है ना? चलिए अब दूसरा देखिएगा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है परमादेश, मैंडामस। दूसरा पॉइंट आता है परमादेश। ठीक है भाई? अब देखें, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, तो उसे परमादेश रीट जारी किया जाएगा। परमादेश रीट जारी किया जाएगा। इसे एक रीट या रीटों का रीट कहा जाता है। ठीक है भाई? इसे एक रीट या रीटों का रीट कहा जाता है। यह केवल लोक सेवक के विरुद्ध जारी किया जाएगा। देखिए भाई, मान लीजिए आप दरोगा हैं। दरोगा का काम क्या है भाई? दरोगा का काम है अपराध को होने से रोकना, है ना? दरोगा का काम क्या है? अपराध को होने से रोकना। लेकिन दरोगा घूस लेकर अपराध होने दे रहा है, तो आप उस दरोगा का क्या कुछ बिगाड़ नहीं सकते? तो आप उस दरोगा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं? नहीं, आप उस दरोगा जी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की रीट खटखटाएंगे और उसके खिलाफ परमादेश रीट जारी करवा देंगे। अदरवाइज रीटों का रीट किसे कहा जाता है, क्यों कहा गया? तो कोई भी काम हो, जैसे पुलिस वाला आपको 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, तो अगर उसने न्यायालय में आपको 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत नहीं किया तो आप क्या कहेंगे भाई? इसका मतलब उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। तो सभी रीटों में से एक रीट परमादेश सरकारी आदमी पे तुरंत जारी हो जाता है। ठीक है? अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्राथमिक स्कूल में आप टीचर बन गए, सरकारी आदमी, सरकारी मास्टर। अभी ठंडक बहुत पड़ रही है, तो आप क्या बना रहे हैं भाई? स्वेटर बना रहे हैं, जबकि आपका काम एज ए टीचर पढ़ाना है, लेकिन आप पढ़ाने को छोड़कर सारे काम कर रहे हैं, तो भी आपके खिलाफ परमादेश रीट जारी करवा दिया जाए कि भैया आप अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं। क्लियर है भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए भाई, दूसरा परमादेश रीट की बात आएगा आपका अधिकार परीक्षा। यदि कोई लोक सेवक या निजी व्यक्ति अपने अधिकार से अधिक का निर्वहन करे,
अधिक का निर्वहन करे तो उसके विरुद्ध यह रीट जारी किया जाएगा। तो उसके विरुद्ध यह रीट जारी किया जाएगा। यह रीट निजी यानी प्राइवेट, निजी व सरकारी दोनों के विरुद्ध जारी हो सकेगा। दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकेगा। दोनों के विरुद्ध जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कि आप कल को एईडीओ बन गए, आराम से आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, पता चला कि आपके ऊपर आपका सचिव बैठा हुआ है, तो आप सचिव साहब का भी काम देख लेंगे क्या? बिना सचिव साहब के कहे, अगर सचिव साहब आपको इंचार्ज बना के जाते हैं तब तो देख सकते हैं, लेकिन बिना सचिव साहब के कहे क्या आप सचिव साहब का काम देख लेंगे क्या? रीट का मतलब बेटा याचिका होता है, रीट का मतलब केस नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र से अधिक का काम हो जाएगा। आप एईडीओ हैं तो आप एईडीओ का काम देखेंगे। अगर आप अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई काम देखते हैं तो आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा रीट जारी हो जाएगी, और जब आप उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो आपसे जस्टिस महोदय यही पूछेंगे कि क्या आप सचिव हैं, क्या आप सचिव हैं, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट ही बता रहा हूं भाई, अगर आपको वो सौंप के गए हैं कि मेरे अनुपस्थिति में ये देखेंगे तब तो बात है, लेकिन अगर नहीं सौंप के गए तो आप कैसे देखेंगे? क्लियर हुआ? चलिए, जैसे मान लीजिए आप काफी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन इस बेरोजगारी और कंपटीशन के दौर में आपसे कहीं ना कहीं कमी रह गई और आपको सफलता नहीं मिली। आपको सफलता नहीं मिली, आप एक व्हाइट कलर का बोलेरो खरीदे, चारों तरफ उसमें पर्दा लगवा दिए और गाड़ी पर लिखवा दिए ARTO, यातायात प्राधिकरण अधिकारी आपने लिखवा दिया, और हाईवे पर निकल गए, ट्रक चेक कर रहे हैं, ट्रकों से खूब पैसा वसूल रहे हैं, कर देंगे? अगर ऐसा आप करते हुए पकड़े गए तो आपसे न्यायाधीश पूछेगा केवल कि क्या भैया आप ARTO हैं, तो कहेंगे नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भैया? अब एक बात और देखिए, जैसे आप कहे कि वो 2 लाख वाले डीएसपी साहब घूम रहे थे, अब उनको न्यायालय ने यही पूछा होगा कि आप डीएसपी हैं कि नहीं, तो क्या हम 2 लाख रुपए देकर डीएसपी बने? तो क्या नहीं, रियल में डीएसपी है कि नहीं, तो नहीं बता पाएंगे कि मैं डीएसपी हूं कि नहीं। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो ये रहा अधिकार परीक्षा। इसके बाद देखिए कोई बच्चा कह रहा है कि ये रीट कौन जारी करेगा, तो एकदम शुरू में ही मैंने ये बात लिखी है कि ये रीट जारी कौन कर सकता है, तो ये रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। हाँ, जब मैं अनुच्छेद 226 पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि यह रीट हाईकोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन अब हाईकोर्ट के बाद आप जिला न्यायालय या किसी भी न्यायालय का नाम लेंगे तो वो जारी नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए भाई चौथे नंबर के रीट पे चलते हैं। तो चौथा नंबर का रीट, रीटों का पोस्टमार्टम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, यहां पे देखिए, यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करेगा तो न्यायालय के निर्णय सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाकर सुनवाई कर सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाकर सुनवाई कर सकेगा। कन्नेश भैया कह रहे हैं सर आज खुश लग रहे हैं। नहीं, खुश तो मैं एडीओ के बैच में रोज रहता हूं, लेकिन शुरुआत में 1 आधे घंटे, फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत, ऐसी काम, ऐसी बातें कर देते हैं आप लोग कि मन थोड़ा दुखी हो जाता है। मैं नहीं कह रहा आप मेरी इज्जत करिए, मेरी कदर करिए, बस मेरी कदर करिए, मैं आपके साथ कर रहा हूं, उसका एडीओ का बैच और आपका पेपर बीत जाएगा, आप मुझे भूल जाइए, बेशक मुझे कोई उसकी चिंता या परवाह नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस दिन मैं टीचर बना था ना, उसी दिन मैं समझ लिया था इस बात को कि हमें रोज गड्ढा खोदना है और रोज पानी पीना है। मतलब हमें हर बार नए स्टूडेंट को पढ़ाना है। जैसे अभी आप लोगों का सिलेक्शन सभी का हो जाए, तो भाई आप सेलेक्ट हो गए तो दोबारा क्यों पढ़ेंगे, तो हमें फिर नया बच्चा पढ़ेगा हमसे, तो हमें हमेशा नया बच्चा पढ़ाने की आदत है। ठीक है ना, बस ऐसे ही। सर आप ब्लॉक करिए जो डिस्टर्ब करें। मैं हमेशा कहता हूं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ठीक है, तो जो निंदा या बुराई करते हैं, गलत बोलते हैं, तो हो सकता है कि मुझे वो सुधार करने की क्षमता लाने के लिए कहते हो कि बेटा थोड़ा कल और पढ़ के आना, तब पढ़ाना, तुम अभी तुम्हारी क्षमता हमें पढ़ाने की नहीं है। ठीक है, उत्प्रेषण के बाद हम किसकी बात करेंगे, तो प्रतिषेध की बात करेंगे। प्रतिषेध, अब प्रतिषेध का मतलब ही मना कर देना होता है, कहानी एकदम सेम होगी। देखिए भाई, यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करेगा तो न्यायालय के निर्णय उस मामले की
सुनवाई पर मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकेगा। तो क्या करेगा? मना कर देगा, किस मामले की सुनवाई मत करो, इस मामले की सुनवाई मत करो। क्लियर है भाई? चलिए इतना छाप लीजिए, फिर हमें बात करनी है लोकस स्टैंडी पर और जनहित याचिका पे। 5 मिनट लूंगा बस, उस पर छोटा छोटा बताऊंगा, है तो बड़े बड़े वो टॉपिक, लेकिन बस लोकस स्टैंडी। अगर हम लोकस स्टैंडी के बारे में बात करें तो निर्धारित प्रक्रिया लिख सकते हैं इसे। क्या लिखेंगे? निर्धारित या फिक्स्ड प्रक्रिया। निर्धारित प्रक्रिया लिख सकते हैं आप इसे। निर्धारित प्रक्रिया की बात हम लोकस स्टैंडी में कहते हैं। लोकस स्टैंडी को न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं आप। इसका साधारण अर्थ न्यायिक सक्रियता से है। न्यायिक सक्रियता से है। जिससे पीड़ित अपने मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है रे बाबा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में करवा सकेगा। इसका निर्णय बाद में जनहित याचिका भी बन जाता है। इसका निर्णय बाद में जनहित याचिका भी यानी पीआईएल भी बन जाता है। देखो लोकस स्टैंडी में क्या होता है कि सीधा पीड़ित अपने मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में करवा सकता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब न्याय के जल्दी मिलने की उम्मीद, एक्टिव न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ऐसी ही बात हुई थी विशाखा दत्त के मामले में। विशाखा दत्त के साथ एक घटना घटी कि कार्यस्थल पर उनका लैंगिक शोषण किया गया। ठीक है, विशाखा दत्त ने क्या किया? केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। आज उसका निर्णय पूरी महिलाओं पे लागू है जितनी महिलाएं काम करती हैं। अमृता सिंह, कहा जाता है ना सर जी कि अच्छे शिक्षक और अच्छी किताब जल्दी किसी को समझ नहीं आती, उसको समझने में टाइम लगता है। तो मेरे बारे में क्या विचार है भाई? चलिए भाई, इसका निर्णय बाद में क्या हो गया? जनहित याचिका भी बन जाता है। तो आज विशाखा दत्त का जो मामला है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का, यह मामला आज जीवन के अधिकार में शामिल है, जबकि विशाखा दत्त ने अपने निर्णय की बात करी थी। क्लियर है भाई? चलिए, तो इसका निर्णय बाद में क्या बन गया भाई? जनहित याचिका बन गया। इसे न्यायालय में सुने जाने का अधिकार, इसे न्यायालय में सुने जाने का अधिकार कहते हैं। इसे न्यायालय में सुने जाने का अधिकार कहते हैं। 15 मिनट तो कमेंट वास्ते हो जाता है सर आपका। पता नहीं बेटा, मैं घड़ी गिन के ना आपको पढ़ाता हूं ना, मैं घड़ी गिन के कोई कार्य करता हूं। तो अभी चौधरी भैया आप गिनते होंगे कि मैं 15 मिनट कमेंट में लगाता हूं, तो मुझे क्लास ही 1.25 घंटे की मिली हुई है, लेकिन मैं आपको डेली पढ़ाता कितने घंटे हो भाई? 1.5 घंटे, लगभग 1.5 घंटे, है ना? तो अब चौधरी बेटा आपका मतलब डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए भाई, इसे न्यायालय में सुने जाने का अधिकार कहते हैं। अब हेडिंग बनाइएगा, जनहित याचिका। जनहित याचिका को हम क्या कहते हैं? पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे हम क्या बोलते हैं भाई? जनहित याचिका। ठीक है भाई, इसके बारे में कुछ और लाइन फैक्ट जानिए। इसे अमेरिका से लिया गया है। इसे अमेरिका से लिया गया है। इसे कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। सन 1980 के दशक, कोई निश्चित समय नहीं है, 1980 से 89 के बीच के सन 1980 के दशक में जनहित याचिका को भारत में लागू किया गया। भारत में लागू किया गया। आगे देखिएगा, 1980 के दशक में जनहित याचिका को कहां लागू किया गया भाई? भारत में लागू किया गया। ठीक है भैया? देवदत्त कुमार बेटा, संडे में इस बार 6 घंटे से कम नहीं पढ़ाऊंगा। 4 घंटे तो मिनिमम है। संडे में आया तो 4 घंटे तो पढ़ा के जाऊंगा। 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, 6 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, मैं रात में भी पढ़ा सकता हूं आपको। ठीक है, तो मैं आपको रात में भी 4-5 घंटे की क्लास ले सकता हूं। तो आप ये मत कहिए कि सर पढ़ाइए ही मत। देखो बड़े बड़े टीचरों ने ना हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, इतने समय में मैं पॉलिटी पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इस बैच में नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि टीचर अगर कम पढ़ाएगा और आपकी परीक्षा में नहीं आएगा ना तो बुराई आ जाएगी, फिर आप टीचर को खराब कह देंगे, फिर उन्हें कैसे मानेंगे कि बढ़िया मास्टर है? तो मैंने आपका अगर साथ पकड़ा है तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है भाई, मेरा ही क्या है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आप बताइएगा। लेकिन ये राय मत दीजिए कि सर आप इतने देर पढ़ाइएगा, वो इतने देर पढ़ाएंगे। ठीक है,
ये मत कहिए, आपको जितना देर पढ़ना होगा पढ़िएगा, नहीं चले जाएगा, बाद में जब समय मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं मत पढ़िएगा। देखिए करियर भी आपका है, सिलेबस भी आप ही का पूरा हो रहा है, नौकरी भी आप ही की लगेगी, सैलरी भी आप ही की आएगी। मैं तो सिर्फ इसमें आपका मददगार हूं, सहायता कर रहा हूं, और अगर मदद करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करने को तैयार। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। इसके जनक पीएन भगवती वह वी कृष्ण अय्यर है। इसके जनक पीएन भगवती व वी कृष्ण अय्यर हैं। आगे देखिएगा, इसकी जननी पुष्पा कपिला हिंगुरानी, पुष्पा कपिला हिंगुरानी को माना जाता है। इन्होंने 100 से अधिक पीआईएल दाखिल किए हैं। इनका फेमस पीआईएल, इनका प्रसिद्ध केस, इनका प्रसिद्ध मामला भागलपुर अखपुड़वा कांड है। भागलपुर अखपुड़वा कांड है। क्लियर है भाई? तो बिहार में अखपुड़वा कांड बड़ा फेमस हुआ था, जिस पर एक मूवी भी बनी, गंगा जल, सब पवित्र कर दूंगा, है ना, जिस पर एक मूवी भी बन गई, गंगा जल। बेटा निर्णय सुनाने के बाद नहीं आएगा, जब आप पर रिजल्ट ही आ जाएगा तब तो आप अपीली क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे ना। निर्णय सुनाने के बाद नहीं आएगा वो, तब तो आप अपीली क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके दूसरे अदालत में जा सकते हैं खुद ही। अगर वो निर्णय नहीं आया तो ही आएगा। क्लियर है? अगर निर्णय नहीं आया है तो ही आएगा। ये बात समझ आ गई इतनी बातें भाई कि ये जननी कैसे बन गई। अब देखिए, ये रहने वाली कहां की है? पुष्पा कपिला हिंगुरानी केरल की। किस राज्य से आती है? केरल राज्य से। केस कहां के मामले पर किया? भागलपुर बिहार के मामले पर किया। इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो जाता है कि जनहित याचिका कहीं का भी हो, कोई भी किसी का भी मामला हो, कोई भी केस कर सकता है ना। तो यहां पे लिखेगा पीआईएल कोई भी व्यक्ति, संस्था, वकील या न्यायालय किसी भी मामले पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा 226 के तहत हाई कोर्ट में जारी किया जाएगा, हाई कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। ठीक है भाई? तो पीआईएल कहां पे दाखिल करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। पीआईएल का मामला कैसा होता है? तो जनता के हित का मामला होता है, इसमें निजी हित शामिल नहीं हो सकता है। क्लियर है भाई? अच्छा, अखपुड़वा कांड क्या था? इसमें क्या होता था, जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे वो पुलिस आदि को गिरफ्तार करते ना तो उसकी आंखों में तेजाब डाल देते। तो बाद में पुलिस ने भी वही काम करना शुरू किया कि जब पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती तो उनकी आंखों में तेजाब डाल देती थी। तो इसी को अखपुड़वा कांड कहा गया था। ठीक है भैया? आगे देखिए भाई, अब यहां से एक बात बताइए कि अगर मामले की आपको जनहित याचिका की या अनुच्छेद 32 का कोई केस करना हुआ तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि पहले हाई कोर्ट जाएंगे? यदि आपको कोई केस करना हुआ तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या पहले हाई कोर्ट जाएंगे? इतने दिनों से मुझे देवदत्त भैया खुद ही नहीं पता था कि मुझे पढ़ाना है। सच में मैं भी ऐसे ही प्रकट हो गया, बस नाम प्रभु था, प्रभु की तरह इन्होंने मुझे प्रकट करा दिया है। मैं खुद ही शौक था कि मुझे एईडीओ यानी बीपीएससी का बैच पढ़ाने को मिल रहा है। सच में मेरे लिए शौकिंग था, लेकिन एक मेरे लिए मौका भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी कि क्या मैं करण सर की जगह पढ़ा सकता हूं, क्या मैं सर की तरह पढ़ा सकता हूं, या सर से पढ़ने वाले बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं। तो मेरे लिए एक मौका था बस, बाकी कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, चलिए आते हैं आगे। देखिए भैया, तो पीआईएल या 5 रीट जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाएं फिर हाई कोर्ट जाएं, या पहले हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये किस पहले सुप्रीम कोर्ट जाएं फिर हाई कोर्ट जाएं, या पहले हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये केस किसका था? तो रमेश थॉपर वर्सेस मद्रास राज्य 1950-51 का मामला था। हालांकि इन्होंने पहले रीट पे ही ये मामला खेला था। आइए अब यहां पे देखिएगा, एक बात और लिखेंगे केवल। जनहित याचिका का पहला केस, जनहित याचिका का पहला मामला जनहित याचिका का पहला मामला किसका है भाई?
पहला मामला हुस्न आरा खातून, हुस्न आरा खातून, खातून वर्सेस बिहार राज्य, बिहार राज्य 1979 है, जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया, जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया, जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया। ठीक है भैया। हाँ अच्छा भैया, कहीं नहीं मिल सकते हैं, इस क्लास के बाद आप मिल सकते हैं, क्लास की बातों पर डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा भैया, चलिए भैया, चलो। अच्छा भैया, हुआ क्या था उस नारा खातून के मामले में, जैसे कि आदमी को ना पुलिस पकड़ के ले गई थी, और जब पुलिस पकड़ के ले गई तो पुलिस पकड़ने के बाद क्या करी मैंने, उन्हें जेल में डाली रखे। कब तक? जब तक कि उनके मामले की सुनवाई ना हो जाए। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती, छोड़ती ही नहीं, और यह भी नहीं पता था कि वो अपराधी है कि नहीं, लेकिन उनके मामले की सुनवाई इतनी धीमी चलती, तारीख पे तारीख इतनी लगती कि आदमी जेल में ही बंद है। पता चला 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन जेल में बंद रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था कि निर्दोष है, निर्दोष है। ठीक है, उन्हें जेल में छोड़ दिया जाता था। फिर तो उस नारा खातून ने कहा कि यदि मामले की सुनवाई जल्दी जल्दी करी जाए तो आदमी को इतने लंबे समय तक निर्दोष रहते हुए भी जेल में नहीं रहना पड़ेगा, और जिसको सजा सुना देंगे उसको तो अपराधी होना ही है, वो तो सजा काटेगा ही काटेगा। ऐसा कह दिया इन्होंने। तो इन्होंने 40,000 कैदियों को मुक्ति दिलाई थी। कितने भाई? 40,000 कैदियों को इन्होंने मुक्ति दिलाई थी। क्लियर है भाई? चलिए, तो मेरी तरफ से ये मामला पूरा। हेडिंग बनाइएगा, छोटे छोटे 2 अनुच्छेदों पर बात करेंगे, 3 पे। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 कहता है सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर, सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर, व्यक्ति पर मूल अधिकार, मूल अधिकार, सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर मूल अधिकार लागू नहीं होगा। सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर, त्वरित का मतलब जल्दी बेटा, रूबी जी, जल्दी जल्दी सुनवाई। सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर मूल अधिकार लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पुलिस है, प्रशासनिक आदमी है, और आपके क्षेत्र में डकैती पड़ रही है, आपने सूचना पुलिस थाने पर दे दी कि मेरे क्षेत्र में डकैती पड़ रही है, पुलिस जल्दी से आ जाए ताकि डाकू भाग जाए। अब पुलिस कह रही कि नहीं, हम सुबह आएंगे, अभी सोने का अधिकार है हमारा, तो हम अनुच्छेद 21 के तहत निद्रा के अधिकार का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम कब आएंगे? तो इसलिए हम सुबह आएंगे। क्लियर है भाई? ऐसा कह दिया उन्होंने। तो अगर पुलिस ऐसा बोले तो क्या बोलने का अधिकार है? सेना का व्यक्ति कहे कि सियाचिन में ड्यूटी करने से हम खा नहीं पाते, क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है हमेशा, हमें खाने पीने का अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, इतनी ठंड रहती है कि हम सो नहीं पाते, तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर क्या होगा? तो क्या सेना ऐसी बात कर पाएगी? या क्या अगर सेना ऐसा कहे तो सीमा की सुरक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सिक्योरिटी गार्ड है, वो कहे रात में सोना होता है तो मैं रात में ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, तो क्या उस जिस क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा वो क्षेत्र सुरक्षित होगा? नहीं होगा। क्लियर है भाई? ये बात समझ आ गई होगी कि सेना और प्रशासनिक व्यक्ति पर मूल अधिकार लागू क्यों नहीं होता है, तो मूल अधिकार का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्लियर है भाई? चलिए अनुच्छेद 34 पे आते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? सेना विधि लागू होते ही, लागू होते ही मूल अधिकार, सेना विधि लागू होते ही जो आपका मूल अधिकार है वो क्या हो जाएगा भाई? स्थगित हो जाएगा। मूल अधिकार स्थगित हो जाएगा। मूल अधिकार क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा। जैसे सैन्य अधिनियम लागू हो, जैसे सैन्य अधिनियम, अधिनियम, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लागू हो, सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू हो, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू हो, सशस्त्र बल विशेषाधिकार, विशेषाधिकार 1920 लागू हो, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1920 लागू हो। इसी को आप बोलते हैं अफस्पा, आर्म फोर्स सिक्योरिटी पावर एक्ट, अफस्पा। अफस्पा मतलब आवागमन की तलाशी। अफस्पा कानून लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? आवागमन की तलाशी। आपके क्षेत्र में कहीं पर कैंट एरिया है भाई, बिहार राज्य में आपके क्षेत्र में कैंट एरिया होगा जहां सेना के लोग होते हैं, तो उस क्षेत्र में कभी भी अफस्पा कानून लागू हो जाता है। ठीक है, उन क्षेत्रों में कभी भी अफस्पा कानून लागू हो जाएगा। बाइक से आप जाएंगे, वो आपका चालान भी काटने का अधिकार रखते हैं, हेलमेट वगैरह नहीं लगाए हैं तो। ये सारी बातें आपकी क्या हो जाती हैं? अनुच्छेद 34 के तहत प्रतिबंधित है। यहां पर आप मूल अधिकार की मांग नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, एक बात नोट करके याद रखिए और कनेक्ट भी करिएगा। अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 13 का, अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 13 का विपरीत है। एक्शनल नहीं, आर्म्ड, आर्म्ड। एक्शनल क्यों? आर्म्ड फोर्स होता है, सशस्त्र।
देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि मूल अधिकार का कोई विधि हनन करता है तो वह विधि प्रभावहीन या शून्य हो जाएगा। क्लियर है भाई? चल आगे देखिएगा, अनुच्छेद 35, सिंपल सी बात करेगा ये। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है भाई, मेरी तरफ से मूल अधिकार फिनिश हुआ। अगर मूल अधिकार में मैंने कोई कटौती या कमी कर दी हो, जैसे आपके पास और भी सर लोग का नोट्स होगा या आपके पास कोई बुक होगी, तो अगर मैंने कोई कटौती या कोई कमी की होगी तो वो कटौती और कमी सिर्फ समय अभाव में हुआ है, यानी 1 आध घंटे और मूल अधिकार चल सकता था, तो मैंने वो 1 घंटा बचाया, आपका 1 डेढ़ घंटा बस ये। क्लियर है? तो मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है भाई, अब देखिए मूल अधिकार आज की आखिरी लाइन, मूल अधिकार भारतीय व विदेशी, भारतीय व विदेशी दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। पर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए है। तो ये मूल अधिकार किसके लिए है? तो ये केवल नागरिकों के लिए है। क्लियर है भाई? चलिए देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बारे में एक छोटी सी रिवीजन है। मैंने आपको प्रस्तावना से पढ़ाना शुरू किया, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना को अमेरिका से और इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बिरुवादीवाद में माना गया। प्रस्तावना संविधान का अंग है, केशवानंद भारती मामले में माना गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंडित जवाहर मतलब ये बात कहेंगे कि प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। गोलकनाथ के मामले में 1967 में माना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। गोलकनाथ के मामले में 1967 में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मान लिया गया था और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। के मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्मपत्री तथा परिचय पत्र कहने की बात एन पालकी वाला ने कहा। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने बताया था भाई? तो अल्लाह कृष्ण अय्यर ने बताया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित तथा भारत की जनता को आत्मार्पित कर दिया गया। हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की विशेषता दी गई है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता दी गई है: प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, सॉरी। देखिए अनुच्छेद 1 में भारत इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 3 में राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन और राज्यों का विभाजन है। 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा। 5 में आरंभ में नागरिकता का प्रावधान है। 6 में पाक भारत, 7 में भारत पाक भारत, 8 में भारत वंशियों की नागरिकता का प्रावधान, 9 में नागरिकता का नष्ट होना, 10 में नागरिकता का बने रहना, 11 में नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। 13 में मूल अधिकार की असंगत विधि है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता है। 15 में सामाजिक न्याय। 1 में जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। 3 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े महिला और बच्चों के लिए राज्य उचित प्रबंध कर सकेगा। 4 में महिला मतलब एससी एसटी महिलाओं के लिए शिक्षा में आरक्षण। 5 में आरक्षण की व्यवस्था करी गई और 6 में क्या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 के 1 में जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के 4 की बात करें तो आरक्षण का प्रावधान है। 16 के 5 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों में धार्मिक लोगों को ही शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता कांड, 18 में उपाधियों कांड, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 19 के में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में सभा को संबोधित करने की स्वतंत्रता, सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी में घूमने की स्वतंत्रता, ई में बसने का अधिकार, एफ खाली है, जी में जीवोपार्जन के लिए व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराध और अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में शिक्षा का अधिकार है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार के विरुद्ध अधिकार है। 24 में बच्चों को खतरनाक कल कानून में नहीं लगाया जाएगा। 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 27 में यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है तो कर देने के लिए बाध्य नहीं है। 28 में शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यक शिक्षा, संस्कृति, लिपि संरक्षण का अधिकार है। 30 में अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। 31 में संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है जिसमें आपकी 5 रीट आती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अनुच्छेद 33 में सेना प्रशासनिक व्यक्ति पर मूल अधिकार लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 34 में सेना विधि पर मूल अधिकार लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। मुझे लग रहा है कि समय 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा भाई। पढ़ाने को मैंने आपको जो पढ़ाया है ये 15 से 20 घंटे 21 घंटे में पढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको रिवीजन कराने में मुझे 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगा होगा। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको ना अंतिम दिन 40 मिनट में पूरा संविधान फिनिश करके ऐसे ही चला जाऊंगा रेडियो की तरह। धन्यवाद, नमस्कार।